हेलो एवरीवन, मैं रवि बांगड़ अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे 10th क्लास यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.1 सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी। आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। तो रियल नंबर जो कि नंबर सिस्टम का पार्ट है, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। व्हाट इज ए नंबर सिस्टम? संख्या पद्धति, हिंदी में इसको कहेंगे संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम है क्या? ए सिस्टम इन विच वी रिप्रेजेंट ए नंबर। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उसे नंबर सिस्टम कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, तो डेसिमल नंबर सिस्टम हिंदी में इसको कहेंगे दशमलव संख्या पद्धति। दशमलव संख्या पद्धति। तो यहां पे देखें, डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास 10 डिजिट होते हैं। 10 डिजिट होते हैं जिनको इस तरह से लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ये सारे के सारे आपके पास 10 डिजिट हैं। तो आप 10 डिजिट से किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया 786 और इसको लिखा जाएगा इस तरह से। ये जो 10 है, ये 10 इस बात को दर्शाता है कि कौन से नंबर सिस्टम में इस संख्या को लिखा गया है। वो कौन सा होगा भाई? आपका डेसिमल, दशमलव नंबर सिस्टम। क्लियर? इस तरह से जितना भी हम मैथ्स यूज करते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, वो सारा का सारा डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर होता है। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए और ले लेते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। यहां पे लिख देता हूं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर इस पे काम करता है। बाइनरी नंबर सिस्टम एग्जांपल के लिए हम समझते हैं। तो यहां पे देखो, इसके अंदर हमारे पास 2 डिजिट होते हैं 0 और 1। इन 2 डिजिट का यूज करके हम आगे नंबर बनाते हैं या कंप्यूटर आगे नंबर बनाता है। तो इसके अंदर कोई भी नंबर आप लिखोगे तो सिर्फ 2 ही डिजिट होंगी। इस तरह से मैंने कोई भी नंबर लिखा और यहां पे लिखा जाएगा 2। ये 2 इस बात का सिंबल है कि ये कौन से संख्या पद्धति में ये नंबर लिखा गया है। तो ये लिखा गया है बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर। तो सबसे पहले आप देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, जिनको कहा जाता है सम्मिश्र संख्याएं, इनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। रियल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याएं और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जिनको वर्चुअल नंबर भी कहा जाता है। तो देखो, रियल नंबर आपके पास कौन से होंगे? रियल नंबर मैं स्टार्ट करता हूं भाई। यहां पे मैंने किया 0 और 1 2 3 इस तरह से मैं चला जाता हूं इनफिनाइट तक, और इधर -1 -2 और इस तरह से चला जाता हूं माइनस इनफिनाइट तक। यानी कि आपके पास इनफिनाइट से माइनस इनफिनाइट तक जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। तो इमेजिनरी नंबर कौन से हुए? इमेजिनरी नंबर वे हुए जिनको हम गुणा, भाग या मल्टीप्लाई करके प्राप्त नहीं कर सकते। तो इनको सिर्फ और सिर्फ लिखा जा सकता है, इनको सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर। अब यहां पे इस बात को समझो, आयोटा है क्या? ये चीज हमें डिफाइन नहीं करनी, इसको आपने याद रखना। ये पहले से साइंटिफिक प्रूवन है कि आयोटा स्क्वायर का मतलब है -1 और आयोटा का मतलब है -1 के ऊपर आप करोगे स्क्वायर रूट, अंडर रूट। तो भाई -1 किसी भी नंबर के स्क्वायर करने पे -1 कैसे आ जाएगा? तो यहां पे देखो, यहां पे -1 के ऊपर आपके पास क्या है? स्क्वायर है। तो इस चीज को कहा जाता है इमेजिनरी नंबर। तो यहां पे देखो, यहां पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इस तरह से बनता है। जैसे कि मैंने लिख दिया 3 प्लस आयोटा, 3 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट निकालें। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है भाई? कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है जो भी आपके पास साइन है इमेजिनरी नंबर के पास जो भी साइन है उसको रेसिप्रोकल करना होता है।
कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, इमेजिनरी नंबर के पास जो भी साइन है, अगर माइनस होगा तो उसको आप प्लस लिख दोगे और अगर प्लस होगा तो उसको आप माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, इसको माइनस, इसको मैं लिख देता हूँ आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, -1 अंडर रूट। तो यहाँ पे देखो इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये प्लस बन जाएगा और आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4। कॉन्जुगेट पे एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट हमने अभी अभी पढ़ा कि इमेजिनरी नंबर के पास जो भी साइन है उसको हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो सॉल्यूशन देखो इसका, मेरे पास जो नंबर था 3 प्लस आयोटा और इसका कॉन्जुगेट अगर मैं निकालूंगा तो 3 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा। अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग जाती है, a प्लस बी a माइनस बी। तो ये क्या होता है अभी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो a प्लस बी देन a माइनस बी। तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, इसको सोल्व करते हैं तो a स्क्वायर, यहाँ पे मैंने a स्क्वायर किया, फिर मैंने किया माइनस आयोटा का क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। क्लियर। अब इसको सोल्व करते हैं। आपको पता है 3 का आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी हमने पढ़ी, आयोटा का स्क्वायर करने पे आ जाता है -1। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ -1 और पहले से बाहर साइन किस चीज का है, माइनस का साइन है। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 10 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये बेसिक बातें आ सकती हैं। रियल नंबर जो कि -∞ से +∞ तक होते हैं, तो इनको मैं आगे डिवाइड कर देता हूं 2 पार्ट्स में। एक तो भाई इंटीजर यानी कि कितना, पूर्णांक, और दूसरा क्या है भाई, दूसरा है डेसिमल। तो देखो यहां पे मैं करता हूं बात रेशनल और इरेशनल नंबर की। तो यहां पे देखो भाई मैंने यहां पे लिखा रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग नंबर, रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग नंबर। तो फिर रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग नंबर कौन से हैं, तो यहाँ पे देखो रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग नंबर एग्जांपल देखता हूँ मैं। यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी 3.00000, इस तरह से लिख सकता हूँ मैं इसको, ये टर्मिनेट हो चुका है यहाँ पे 3.0। इसको चाहे आप 3.0 कह दो, चाहे 3.000 कह लो, चाहे आप इसको क्या कह सकते हो, 3 कह सकते हो। इसके अलावा देखो 22 बटे में कितना, 7, तो इसको भी आप क्या कहोगे, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 3.17 और 17 क्या होता है, आता रहता है, बार बार आता रहता है। तो इसको क्या कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं कि 37 जो है ना वो रिपीट होता रहता है। तो डेसिमल के अंदर क्या हो गया, एक तो इस तरह के नंबर हुए जो रिपीट और टर्मिनेटिंग नंबर है, दूसरे नंबर क्या हुए, दूसरे वो हुए जो नॉन रिपीट एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। नॉन रिपीट भी नहीं होते कभी भी, और जब आप उनको कैंसिल करते हो ना, हर बार आपके पास अलग अलग चीजें आती रहती हैं। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट का मतलब जो भी पूरा पूरा ना कटे, कुछ ना कुछ शेषफल आपके पास आता रहे बार बार। तो यहाँ पे देखो ये तो रिपीटिंग और ये अब आपके पास है नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल में लिख देता हूँ √2, √3 और भी पाई और 22/7 में अंतर होता है। इस बात को समझना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये कि पाई क्या है। पाई एक नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। अगर आप इसको कैंसिल करोगे ना तो 3.14, उसके बाद ये वैल्यू चलती रहेगी। बट 22/7 एक ऐसी वैल्यू है जो टर्मिनेट हो जाएगी भाई। तो इसको है ना आप यूज करते हो 22/7 को P/Q की फॉर्म में, तो इसको आप रेशनल नंबर मानते हो। ये इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। तो इनको मैं क्या कह देता हूं, ये हो जाते हैं इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर की पहचान है, एग्जांपल है नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, इरेशनल। दीज आर इरेशनल नंबर। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं। हिंदी में भी लिख देता हूं अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है। अब ये जो चीज है ना जो रिपीट और टर्मिनेट हो जाती है, इनको कहा जाता है अभी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ये आपके पास है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी कि क्या, परिमेय संख्याएं।
परिमेय संख्याएं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक क्या बन गया आपके पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना पे पाई तो क्या है, इरेशनल नंबर है, और 22/7 क्या एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रेशनल नंबर क्या हो गए, जिनको आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q इज इक्वल टू नॉट 0। ठीक है ना भाई, यहाँ पे देखो आपके पास 3 है तो आप 3/1 लिख सकते हो, ये तो आपने लिख ही रखा 22/7, और जब ये बार जब हटाते हैं ना तो ये भी आ जाता है P अपॉन Q की फॉर्म में आ जाता है, जो कि आप पहले पढ़ चुके या फिर आगे हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास हुआ रेशनल नंबर, रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग नंबर। ये आपके पास क्या हुआ, इरेशनल नंबर, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स, तो भाई 0 डिवाइड विद 1 मैं लिख सकता हूं ना, 0 डिवाइड विद 1, 0 ही वैल्यू रहेगी उसकी, और -1 डिवाइड विद 1 लिखा जा सकता है। तो सारे के सारे इंटीजर्स है ना, सारे के सारे इंटीजर्स वो क्या है भाई, रेशनल नंबर है। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए लिख देता हूं आपके पास, यहां पे एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा भी 0 क्या है, 0 डिवाइड विद 1 लिख सकता हूं, P अपॉन में Q इज इक्वल टू नॉट 0, देन 0 इज ए रेशनल नंबर। इसी तरह से मैंने यहाँ पे लिखा -15 डिवाइड विद 1, तो भाई 1 से मैं डिवाइड करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी आपके पास क्या है, ये इंटीजर माइनस इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, बट दिस इज ए रेशनल नंबर। यहां पे मैंने लिख दिया भी +17, तो +17 डिवाइड विद 1, तो भाई ये भी क्या है, हर कोई इंटीजर अपने आप में क्या है, रेशनल नंबर है। ए और बी के बीच में रेशनल नंबर किस तरह से निकालोगे आप, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ए और बी दो संख्याएं हैं, इनके बीच में 4 रेशनल नंबर बता दो, 5 रेशनल नंबर बता दो। तो देखो भाई यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों ने करना है ए के प्लस बी डिवाइड विद के प्लस 1। तो यहाँ पर जो k की वैल्यू रहेगी ना, वो रहेगी भाई 1 2 3 4, इस तरह से चलती जाएगी। जितने भी आपने इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालने हैं, उतनी आपने वैल्यू पुट करनी है। तो जैसे कि मैंने रखा भाई फर्स्ट रेशनल नंबर क्या बनेगा, देखो इस बात को, फर्स्ट रेशनल नंबर क्या बनेगा, सेकंड रेशनल नंबर क्या बनेगा, और थर्ड रेशनल नंबर क्या बनेगा, इस तरह से समझ लो इस बात को। जैसे ही मैंने k की वैल्यू यहाँ पे 1 रखी, तो k की वैल्यू 1 रखूंगा तो a प्लस b नीचे कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट नंबर है जो a और b के बीच में रेशनल है। यहाँ पे k की वैल्यू मैं 2 रखता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा 2a + b, नीचे कितना आ जाएगा भाई 2 + 1 3। ये आपका सेकंड नंबर है जो a और b के बीच में रेशनल है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे क्या लिखा भाई, यहाँ पे मैंने लिखा भाई 3, k की वैल्यू अगर मैंने रखी है 3a + b, नीचे कितना आ जाएगा भाई 3 + 1 4 हो जाएगा। तो ये मेरा थर्ड नंबर है। तो इस तरह से मैं वैल्यू रखता जाऊंगा और इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालता जाऊंगा। अब इसी तरह से है ना, a और b दो संख्याएं हैं, इनके बीच में इरेशनल नंबर निकालने हैं आप। तो इरेशनल नंबर किस तरह से निकालोगे, तो देखो भाई आपने क्या करना है, a × b और इनका कर दो भाई पावर 1/2। तो भाई ये बन गया इरेशनल नंबर, फर्स्ट वाला इरेशनल नंबर बन गया इन दोनों के बीच में फर्स्ट इरेशनल नंबर। अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हो, दोनों संख्याओं का, और पावर कर देते हो 1/3, तो ये आपका सेकंड नंबर आ जाएगा। सेकंड नंबर इन बिटवीन a एंड b, दैट इज इरेशनल, अपरिमेय संख्याएं। इसी तरह से a × b और आप लोगों ने कर दिया 1/4, तो ये कितना आ गया भाई, ये आपका थर्ड नंबर आ गया। इसी तरह से आप लोग इनफिनाइट नंबर्स निकाल सकते हो इन दोनों के बीच में। पावर को बढ़ाते चलो 1/2 1/3, इसी तरह से आगे बढ़ाते जाओ, इनकी पावर को आप लोग बढ़ाते जाओ और आप क्या निकालते जाओगे, a और b के बीच में इरेशनल नंबर आपके पास आते जाएंगे 1/2 1/3 1/4। उसके बाद प्रोडक्ट और पावर क्या करोगे 1/5, अगला इरेशनल नंबर आ जाएगा a और b के बीच में। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, इनको मैं आगे क्लासिफाई करता हूं ऑड और इवन के अंदर। तो देखो इवन नंबर सम संख्याएं और विषम संख्याएं होती क्या है, तो बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन है इनकी। तो यहाँ पे देखो सम नंबर वो सारे के सारे सम नंबर जो डिविजिबल बाय 2 हैं, डिविजिबल बाय 2, यानी कि जितने भी नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो सारे के सारे क्या है, सम संख्याएं हैं। अब यहाँ पे देखो भी मैंने लिखा 2 4
और 6 8, इस तरह से क्या करूं, इन्फिनिटी तक जाऊं। और यहां पे देखो आपने क्या लिखा, 0। 0 एक ऐसा नंबर है जो सबसे डिवाइड हो जाता है अपने आप से छोड़ के, ठीक है ना। तो 0 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 0 क्या है, इवन नंबर है, इस बात को नोट कर लेना, 0 इज ए इवन नंबर। तो -2 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। तो -2 -4 -6, इस तरह से आप लोग जाओगे भाई इन्फिनिटी तक। तो ये सारे के सारे कौन से नंबर होंगे, डिविजिबल विद 2। तो जो 2 से डिवाइड हो जाएगा उसको कहेंगे हम सम संख्या यानी कि इवन नंबर। 0 यहाँ पे क्या है, 2 से डिवाइड हो जाता है, हर किसी से डिवाइड हो जाता है अपने आप को छोड़ के। तो 0 भी यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है। ऑड नंबर क्या है भाई, सिंपल डेफिनेशन, नॉट डिविजिबल विद 2, नॉट डिविजिबल बाय 2। जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे उनको कहेंगे हम ऑड नंबर, विषम संख्याएं हैं। तो यहाँ पे देखो भाई, मैं बात करता हूँ यहाँ पे 1, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा भाई 1 डिवाइड नहीं होता, 3 डिवाइड नहीं होगा, 5 डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह से इधर -1 -3 और ये चला जाएगा -इन्फिनिटी तक। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसी तरह से चले जाओ इन्फिनिटी तक। तो ये सारे के सारे क्या है, ऑड नंबर है। ये सारे के सारे क्या है, सम यानी कि क्या, इवन नंबर है, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये चीज आपने नोट करके लिख लेनी है कि 0 इज ए इवन नंबर। 0 क्या है, इवन नंबर है, इसको नोट कर ले। ये बिल्कुल बेसिक सी प्रॉपर्टी है ऑड और इवन की। तो यहां पे देखो, कभी भी आप 2 इवन नंबर को अगर आप ऐड करते हो तो आपके पास इवन नंबर ही आएगा। आपने 2 और 4 को ऐड किया तो 6 आया, आपके पास 6 क्या इवन नंबर है। अगर आप 2 ऑड नंबर को ऐड करते हो तो आपके पास इवन आएगा। 5 और 7 को ऐड करो, 12 क्या इवन नंबर है। यहाँ पे देखो, अगर आपने एक ऑड नंबर ले लिया 9 और दूसरा ले लिया इवन नंबर 2, तो अगर आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा। बिल्कुल बेसिक बात है, बस आपको पता होनी चाहिए प्रॉपर्टी ऑफ ऑड एंड इवन। इंटीजर्स को मैं आगे क्लासिफाई करता हूं, पूर्णांक। एक तो आपके पास आ जाएगा भी ऋणात्मक नेगेटिव इंटीजर्स, और एक आपके पास आ जाएगा धनात्मक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहां पे देखो, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे भाई, 1 2 3 4, इस तरह से जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है ना, ये सारे क्या हो जाएंगे भी, पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, धनात्मक पूर्णांक। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हो गए भाई, -1 -2, और इस तरह से आप लोग चले जाओ इन्फिनिटी तक। ये क्या हो गए भाई, आपके नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। अब एक नंबर हमारा रह जाता है यहाँ पे, वो नंबर कौन सा है, वो नंबर है भाई 0। वो नंबर कौन सा है, 0 के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता, ये न्यूट्रल चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है ये नंबर। अब यहाँ पे देखो, जिनको हम गिनने के लिए यूज करते हैं, ये भाई गिनती कहां से स्टार्ट होती है, आपके पास कितने पेन है, 1 2 3 4, ठीक है ना भाई। तो जिन नंबरों को आप गिनने के लिए यूज करते हो उनको कहा जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, क्लियर है बात, इन नंबर्स को कहा जाएगा नेचुरल नंबर। अब यहां पे देखो, अगर 0 भी इसके अंदर ऐड कर दी जाए, यहां पे मैं लिख देता हूं 0 प्लस नेचुरल नंबर, तो ये क्या बन गया भाई, अगर मैंने इसमें 0 भी ऐड कर दी और प्लस नेचुरल नंबर, तो ये बन जाएगा सेट ऑफ होल नंबर। इसको कहा जाएगा भी होल नंबर। ये आपके पास क्या है, ए सेट ऑफ होल नंबर, पूर्ण संख्याएं का समूह है आपके पास, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, ए सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। दोबारा से देख लो, इंटीजर्स को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया, एक आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स है, दूसरा आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब आपके पास 0 अलग है, ना तो ये नेगेटिव है ना ये पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है। अगर आप 0 को और नेचुरल नंबर्स को यानी कि 1 2 3 को अगर आप ऐड कर देते हो तो आपके पास आ जाता है सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है भाई पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं का एक समूह। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास। अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास कौन से थे, 1 2 3, यहां से जितने भी आपके बनेंगे इन्फिनाइट तक, वो सारे के सारे क्या थे, पॉजिटिव इंटीजर्स थे। तो इनका क्लासिफिकेशन करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप लोग लिखोगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हिंदी में इसको कहा जाता है भाई, हिंदी में क्या कहोगे, अभाज्य संख्याएं। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, द नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स। यहां पे लिख देता हूं, हैव द नंबर हैविंग, ओनली एंड 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स
ओनली टू फैक्टर्स, जो केवल दो नंबर से डिवाइड होता हो, टू फैक्टरों जिसके दो नंबरों से डिवाइड होता हो, आर कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसे जितने भी नंबर जिनके केवल और केवल दो फैक्टर हैं तो उनको कहा जाएगा भी अभाज्य संख्याएं, यानी कि क्या, प्राइम नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा भाई क्या, मैंने लिख दिया 7 या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर अपने आप से डिवाइड होता है, तो ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। इसी तरह से भाई आपने यहाँ पे लिखा 13, 11। नोट करने वाली बात यहाँ पे क्या है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एज वेल एज इट इज ए इवन नंबर। ये इवन नंबर भी है और क्या है, प्राइम नंबर भी है। ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। क्लियर हुई बात। अब इसके बाद देखो भाई, इंपॉर्टेंट चीज है, 1 से 50 कितने प्राइम नंबर बनते हैं, 50 से 100 कितने प्राइम नंबर बनते हैं, और 1 से 100 कितने प्राइम नंबर बनते हैं। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो भी देखो, 1 से लेके 50 तक आपके पास बनेंगे 15 प्राइम नंबर, 50 से 100 तक आपके पास बनते हैं 10 प्राइम नंबर। ये बात याद होनी चाहिए आपने, पेपर में नहीं इस तरह से काउंट नहीं करने बैठ जाना है। तो आपके पास बनेंगे 10 प्राइम नंबर और 1 से लेकर 100 तक बनते हैं 25 प्राइम नंबर। क्लियर। प्राइम नंबर क्या, जो केवल अपने आप से और 1 से घटता हो, ठीक है ना, हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स। तो भाई 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर बनेंगे, 15 अभाज्य संख्याएं। 50 से लेके 100 तक 10 प्राइम नंबर बनेंगे और 1 से लेके 100 तक पूछा जाए तो 25 प्राइम नंबर बनेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम भाज्य संख्याएं, यानी कि कंपोजिट नंबर कौन सी होती हैं। तो यहां पे लिख देता हूं द नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, यानी कि ऐसी संख्या जो 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो जाए तो उसको कह देंगे हम भाज्य संख्या। मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे रख दिया भाई 15, यहाँ पे लिख दिया मैंने 21, यहाँ पे मैंने रखा भाई 16, यहाँ पे मैंने रखा 4। तो ये सारे के सारे कौन से नंबर हैं, ये कंपोजिट नंबर हैं। ये 3 से 5 से 15 से डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 3 से और 7 से 1 से और 21 से डिवाइड हो रहा है, ये 16 से 4 से 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से 4 से और 1 से। तो इन सब के क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो इनको क्या कहा जाएगा भाई, इन सब बातों को कहा जाएगा, इन सब नंबर्स को कहा जाएगा कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पे एक बात और समझ लो, नोट करके लिख लो, 2 is the only even prime number। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जो 2 है ना, वो स्मॉलेस्ट इवन नंबर के साथ साथ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है और इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि 2 is the only even prime number। 1 is neither prime nor composite। इस बात का मतलब क्या है, जो 1 है ना भाई, वो ना तो इस क्लासिफिकेशन में आता है कि वो अभाज्य संख्या है या फिर वो भाज्य संख्या है। 1 को क्लासिफाई करना हो तो डेट इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ए नेचुरल नंबर, ठीक है ना। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो भाई यहां पे लिख देता हूं, a set of any two numbers whose HCF is 1, जिनके बीच में HCF क्या हो भाई, 1 हो। तो इस बात को इस तरह समझो कि भाई उन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, आपस में दोनों क्या हो जाए, कट पिट के एक ही आता हो, आपस में दोनों का कॉमन फैक्टर ना हो। तो देखो एग्जांपल के लिए समझो, यहाँ पे मैंने लिखा भाई 2 and 5।
तो 2 एंड 5, तो 2 एंड 5 के अंदर HCF कितना है, कॉमन फैक्टर वहां पे एक ही होगा, तो भाई HCF इनका कितना है 1 है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 31 और कितना 32, तो इनका HCF कितना है 1 है। इसी तरह से यहाँ पे लिख देता हूँ 41 और कितना भी 43। तो इस तरह से दो संख्याएं जिनका HCF कितना हो 1 हो उनको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। इन्हीं नंबर्स को हम रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी बोल देते हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, ट्विन प्राइम नंबर, तो लिखो इसकी डेफिनेशन, ए सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, ए सेट ऑफ टू प्राइम नंबर having difference टू। अब यहां पे देखो भाई, अगर मैंने ए सेट ऑफ टू प्राइम नंबर बोल दिया तो HCF तो उनका 1 मिलेगा ही मिलेगा। दो प्राइम नंबर के बीच में HCF 1 रहेगा ही रहेगा। उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो एग्जांपल के लिए देखो, अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखो, यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई 3 एंड 5, 3 एंड 5, तो दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। इसी तरह से भाई मैं यहाँ पे और लेता हूँ, मैंने ले लिया 5 और 7, तो 5 और 7 दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं। HCF तो इनका एक है ही, बट डिफरेंस कितना है, डिफरेंस मायने रखेगा। डिफरेंस कितना है 2, तो ये क्या हो जाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर हो जाएंगे। और एग्जांपल देखो, मैंने लिखा 11 और कितना भी 13, तो भाई ये सेट क्या हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, ट्विन प्राइम नंबर। परफेक्ट नंबर, व्हाट इज द परफेक्ट नंबर, तो डेफिनेशन लिखो इसकी, इफ द सम of all the factors excluding itself is equal to that number, then the number is called perfect number। अब इस बात को समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया भाई 6 बताओ ये परफेक्ट नंबर है या फिर नहीं है। तो 6 के सारे फैक्टर निकालो। 6 भाई 1 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 2 से हो जाएगा, उसके बाद 3 से हो जाएगा, उसके बाद अपने आप 6 से भी हो जाएगा। 4 फैक्टर हैं। तो भाई अपने आप को छोड़ दो, एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, अपने आप को छोड़ दिया जाए और बाकी सारे फैक्टर को अगर आप ऐड करते हो और सम कितना हो जाए, उस नंबर के बराबर आ जाए ना, तो हम लोग कहेंगे ये नंबर का है, ये नंबर परफेक्ट नंबर है। अदरवाइज ये नंबर परफेक्ट नंबर नहीं होता। किसी और एग्जांपल के साथ आप करके देख लो। जैसे कि चलो 8 हम ले लेते हैं, तो 8 को चेक करते हैं क्या भाई ये परफेक्ट नंबर है या नहीं है। तो 1 से डिवाइड हुआ, 2 से डिवाइड हुआ, फिर ये 4 से डिवाइड होगा, उसके बाद ये 8 से डिवाइड होगा। 8 को छोड़ देते हो, इस 8 इसका एक फैक्टर है, बट अपने आप को छोड़ दिया जाए। उसके बाद आप लोग देखो, इनको जब ऐड करते हो तो आपके पास आ गया 7, 8 नहीं आया ना, तो भाई ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है। 6 एक परफेक्ट नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर का सम एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ अगर हम ऐड करते हैं तो उस नंबर के बराबर आ जाता है, तो इस नंबर को कहा जाएगा परफेक्ट नंबर। साइक्लिक नंबर, डेफिनेशन लिखो, दोज नंबर of n digits, those number of n digits when multiply by n digits। जितनी संख्याओं का नंबर है उतनी ही संख्या से आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे मान लो 6 संख्याओं का नंबर है ना, ये n की वैल्यू मान ली भाई 6 डिजिट का कोई नंबर है, तो 6 तक मल्टीप्लाई करो आप उसको, ठीक है। तो भाई मल्टीप्लाई विद n numbers gives you the same digits but in different order, तो यहां पे इस बात को समझोगे, एग्जांपल से समझते हैं। ऐसा एक नंबर है, मैं लिख देता हूं यहां पे 14, 28, 57। 14, 28, 57 इज ए साइक्लिक नंबर। अब ये देखो कितनी 6 संख्याओं का नंबर है ना, तो इसको 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से कितने भी मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास जो आएंगी ना यही संख्याएं आएंगी, बट इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। इस तरह के नंबर को कहा जाता है भी साइक्लिक नंबर। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा देता हूँ। इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 से ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, यहाँ पे लिख रखा मैंने।
अगर वो संख्या n डिजिट्स की है यानी कि 6 डिजिट्स की है तो आप कब तक उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, n नंबर्स तक मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी कि 6 नंबर तक, 1 2 3 4 5 6 नंबर तक उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो यहाँ पे देखो ये कितना आ गया भाई 21 आ गया, 21 2 कैरी आ गया, 15 और 2 कितना 17, उसके बाद कितना 1 24 और 1 कितना 25, उसके बाद कितना आया भाई 2, ये कितना हो गया भाई 8, उसके बाद कितना हो गया 42 हो गया। अब देखो आपके पास कोई अलग नंबर नहीं आएगा, 1 आपके पास पहले से था, 7 आपके पास पहले से था, 5 आपके पास पहले पे था, 8 आपके पास, 2 आपके पास, 4 आपके पास। तो ये नंबर क्या है, ये साइक्लिक नंबर है कि भी जिसको आप है ना जितने डिजिट का ये नंबर है उस डिजिट तक किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास सेम डिजिट्स आ जाती हैं बट उनका ऑर्डर डिफरेंट हो जाता है। इस तरह के नंबर को कहा जाता है साइक्लिक नंबर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं भाई HCF, ठीक है HCF, या भी इसकी जगह आपको मिल सकता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, आपको लिखा मिल सकता है GCF, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही बात है, आपको दिया जा सकता है एग्जाम के अंदर GCF निकालो। तो भाई इसको समझते हैं बिल्कुल बेसिक चीज से कि भाई मैंने 2 नंबर मान लिए, मैंने मान लिए भाई 12 और 15, इनका HCF निकालो। तो इसके नाम में इसकी परिभाषा है, तो इसको देखो समझते हैं। तो भी पहले तो इसके फैक्टर निकाल लो, इसके फैक्टर कितना निकला भाई 1, उसके बाद कितना 2, उसके बाद कितना 3, उसके बाद कितना 4, उसके बाद कितना भाई 6, उसके बाद कितना 12, ये निकल गए भाई इसके फैक्टर्स। उसके बाद देखो इसके फैक्टर निकालते हैं, इसके हम फैक्टर निकालते हैं तो भाई 1 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 3 से होगा, उसके बाद 5 से होगा और उसके बाद ये 15 से डिवाइड होगा। तो ये इनके फैक्टर हैं। अब देखो भाई कॉमन फैक्टर कौन से हैं इनके बीच में, तो आप लोग देखते हो कॉमन फैक्टर तो भाई 1 है, 1 कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा भाई 3 भी कॉमन फैक्टर है, और तो भाई 5 और 15 तो है नहीं भाई 12 के फैक्टर के अंदर। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बड़े से बड़ा इनके बीच में कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो भाई वो कौन सा है भाई 3 है। तो यानी कि इनका HCF यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हमें, वो कितना भी 3 है। ये बात समझ में आई। तो अभी मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूं कि HCF यानी कि महत्तम समावर्तक होता क्या है, HCF होता क्या है। तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, 2 या 2 से ज्यादा आपको नंबर दे दिए जाए तो इनके बीच में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा उसको कहा जाएगा HCF। लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM। तो भाई लघुत्तम समावर्तक ये होता क्या है, तो इसको हम समझते हैं। 2 नंबर में ले लेता हूँ 12 और 16। तो देखो यहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ। मल्टीपल, ठीक है ना, मल्टीपल की बात थी, अब फैक्टर की बात नहीं है। मल्टीपल ऑफ 12 लिख देता हूँ, फिर मैं लिख देता हूँ भाई मल्टीपल ऑफ 16। 2 नंबर मैंने ले लिए, इनका मेरे को निकालना है भाई लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM मेरे को इनका निकालना है। तो भाई 12 के देखो भाई मल्टीपल निकालता हूँ मैं, 12, उसके बाद कितना भाई 24, उसके बाद 36, उसके बाद 48, उसके बाद 60, उसके बाद 72, उसके बाद कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। इस तरह से मल्टीपल चलते जाएंगे। 12 के मल्टीपल, 16 के मल्टीपल निकालता हूँ तो 16, फिर कितना हो जाएगा 32, फिर कितना हो जाएगा 48, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा आपके पास, इसमें आप ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा 64, उसके बाद 80, उसके बाद 96। इस तरह से आपके पास आते रहेंगे। तो अब एक बात देखो भाई, आपने निकालने कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल ढूंढते हैं हम। कॉमन मल्टीपल कौन से हैं भाई, कॉमन मल्टीपल एक तो ये आ चुका 48 आ चुका, उसके बाद देखो आगे आएगा, आगे मैं निकालता हूँ इसका तो ये 96 होता है, तो 96 आ चुका भाई। आगे एक मल्टीपल और आ चुका जो इन दोनों के बीच में कॉमन है, वो है 96, और आगे भी आते जाएंगे कॉमन मल्टीपल, काफी सारे निकलेंगे। बट हमें निकालना है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। जो भी सबसे पहले कॉमन मल्टीपल आया तो वो कौन सा था भाई, इन दोनों के बीच में लिस्ट छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, वो क्या है भाई 48। तो ये है डेफिनेशन LCM की। इनको निकालने की विधि अलग अलग होती है, जो कि हम अब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक चलिए आप लोगों की एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज के आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट है, तो जिनके अंदर आपको
HCF निकालना है तो HCF निकालने की कई सारी विधि होती है, कई सारे तरीके होते हैं, प्राइम फैक्टर से, डिविजिबिलिटी रूल से, या फिर मैं आपको ट्रिक भी बता सकता हूं जिससे आप देखते ही निकाल सकते हो। बट एग्जाम के अंदर आपको पूरा करना होगा, जो भी मेथड क्वेश्चन के ऊपर लिखा होगा कि भाई डिविजिबिलिटी रूल से करो, तो डिवीजन से आपने HCF निकालना है। आपको लिख दिया जाएगा भाई प्राइम फैक्टर मेथड से आपने HCF निकालना, तो प्राइम फैक्टर मेथड से आपको HCF निकालना पड़ेगा। तो भी देखो, अभी हमें डिविजिबिलिटी मेथड से HCF निकालना है, तो डिविजिबिलिटी मेथड के अंदर आप किस तरह से HCF निकालते हो, तो आपके पास दो या दो से ज्यादा संख्याएं हो सकती हैं। फिलहाल बड़े वाली संख्या को हम डिविडेंट मानेंगे और छोटे वाली संख्या को हम डिवाइजर मानेंगे। तो यहाँ पे देखो हम डिविजिबिलिटी प्रोसेस से HCF निकालना स्टार्ट करते हैं। तो इनको आपने क्या करना है, डिवाइड करना है जब तक पूरी संख्याएं कट ना जाए। तो यहाँ पे देखो मैंने 1 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 से अगर करता हूं तो मेरे पास क्या हो जाता है 270, बड़ा हो जाएगा तो 135, तो यहाँ पे मेरे पास आया 135। तो उसके बाद मेरे पास क्या शेषफल रहता है, तो मेरे पास शेषफल उसके बाद रहा 90। तो जो भी आपके पास रिमाइंडर आया है, तो ये जो आपका डिवाइजर था, ये डिवाइजर अब डिविडेंट बन जाएगा। ये आपकी है भाग विधि से HCF निकालना। तो उसके बाद फिर आप 1 से करोगे तो ये आपके पास कितना है 90, और उसके बाद ये आपके पास कितना हुआ भाई 45 आपके पास आ जाता है रिमाइंडर, जिससे आप क्या करोगे वापस से डिवाइजर बना दोगे और डिवाइजर जो आपका था लास्ट उसको क्या कर दोगे डिविडेंट बना दोगे। तो भाई इसको आप डिवाइड करते हो तो ये पूरा कट जाएगा 2 पे, ये आपके पास आ चुका भाई 90। क्लियर। तो भाई जो लास्ट डिवाइजर आपके पास बचता है इसके अंदर, लास्ट डिवाइजर, तो लास्ट डिवाइजर इज अवर HCF, इसको कहा जाएगा भाई ये हमारा HCF है। क्लियर। ये आपकी है भाग विधि डिविजिबिलिटी, इसको आप लोग कहोगे डिविजिबिलिटी के तरीके से आपने क्या निकाल दिया, HCF निकाल दिया। अब इस पे आ जाओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है आपके पास दो संख्याएं हैं जिनका आपने क्या करना है, डिविजिबिलिटी का यूज करते हुए आपने HCF निकालना है। तो अभी छोटे वाली संख्या से आपने बड़े वाली संख्या को डिवाइड करते जाना है जब तक आपके पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो यहाँ पे देखो भाई मैंने इसको डिवाइड किया तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है फिलहाल, तो 2 से 3 से हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, देखते हैं एक बार। तो ये कितना हो गया 15, उसके बाद कितना हो जाएगा 75 प्लस 1, 3 से डिवाइड हो गया भाई। उसके बाद ये कितना हो गया 2, यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे कितना 1। तो भाई आप रिमाइंडर को क्या करते जाओगे, डिवाइजर बनाते जाओगे, लास्ट डिवाइजर आपका डिविडेंट बनता जाएगा। तो यहाँ पे आपने 2 से डिवाइड किया तो ये कितना हो गया 204, यहाँ पे आपके पास कितना बचा 51, और इसको आपने बना लिया क्या डिवाइजर। उसके बाद कितना आपके पास 102, इसको फिर आगे डिवाइड करो तो आपके पास क्या आ जाएगा रिमाइंडर 0, जब तक ना आ जाए तब तक रुकना नहीं है। और भाग विधि के अंदर क्या होता है भाई, लास्ट डिवाइजर, योर लास्ट डिवाइजर इज योर HCF, दैट इज योर HCF। क्लियर। लास्ट डिवाइजर इज योर HCF। देखो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो एक बार, बिल्कुल बेसिक सी बात है, बिल्कुल बेसिक सी बात है। आपको ये प्रूव करना है, ये शो करना है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है q 6q + 1 6q + 3 6q + 5 इस फॉर्म में है। तो अब यहाँ पे देखो भाई हमें अभी ऑड इवन की प्रॉपर्टी करी थी, इंटीजर्स पढ़े थे, क्लासिफिकेशन पढ़े थे, तो मैं इसका सोल्यूशन देता हूँ। यहाँ पे Q इज सम इंटीजर्स, तो भाई Q एक इंटीजर है। अब यहाँ पे मेरी बात को सुनो, इंटीजर है ना ये, तो ये भाई ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। क्या पता ये ऑड है, क्या पता ये इवन है। Q के बारे में हमें न्यूमेरिकल डिजिट नहीं दे रखी, उसकी वैल्यू क्या है मैंने मान ली, क्या पता ये ऑड है, क्या पता ये इवन है। तो मैं अब सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखना है आप लोगों ने, लेट Q इज एन ऑड इंटीजर। मैंने मान लिया भाई ये एक ऑड इंटीजर है, अगर इवन है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो हमारा क्वेश्चन ही आ जाएगा। तो मैंने मान लिया Q इज एन इंटीजर्स, ऑड इंटीजर। ये क्या है भाई, ऑड इंटीजर है। तो अब यहाँ पे देखिए विषम संख्या है Q। अब यहाँ पे देखो भाई, अभी आप लोगों को पता है जो 6 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है Q का, तो यहाँ पे देखो अगर किसी इवन इंटीजर की मल्टीप्लाई आप करते हो ऑड इंटीजर के साथ, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा भाई एक इवन इंटीजर, आपको मिलेगा क्या इवन इंटीजर मिलेगा यहाँ पे, इवन इंटीजर। क्लियर ये बात। तो यहाँ पे देखो
अगर q एक ऑड इंटीजर है, q एक ऑड इंटीजर है तो इसके साथ 6 मल्टीप्लाई किया गया है, इसके साथ 6 मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये क्या बन गया, ये एक इवन नंबर बन गया। अब इवन नंबर के अंदर देखो आपने क्या ऐड किया, आपने ऐड किया भाई 1, तो फिर आपके पास ऑड नंबर आ जाएगा। उसके बाद आगे देखो ये आपके पास एक इवन नंबर है 6 इंटू क्यू, तो इसके अंदर आपने ना 3 ऐड किया, एक ऑड नंबर ऐड किया, तो आपके पास ऑड आ जाएगा। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ऑड इवन की प्रॉपर्टी कि भाई आप इवन नंबर के अंदर अगर ऑड ऐड करते हो तो आपके पास ऑड नंबर ही आएगा, ऑड इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ पे देखो इवन में आपने ऑड ऐड किया तो आपके पास ऑड आएगा, इवन में आपने ऑड ऐड किया तो आपके पास ऑड नंबर आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आप इस इवन नंबर में एक ऑड नंबर 5 ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आ जाएंगे। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन को समझो एक बार पहले। आपके पास टोटल मेंबर, टोटल सैनिक कितने हैं, 616 दे रखे हैं क्वेश्चन में, और जो आर्मी बैंड है जिनके पीछे इनको क्या करोगे आप लोग खड़ा करोगे, वो केवल कितने हैं, 32 है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम आपने निकालने हैं। तो मैक्सिमम नंबर जब भी आपने निकालना होता है तो आप लोग क्या करोगे, HCF निकालोगे इन दोनों का। तो HCF फिलहाल तो स्पेसिफाई नहीं कर रखा, कोई मेथड नहीं लिखा हुआ कि इस मेथड से निकालो, तो आप प्राइम फैक्टर मेथड से निकाल दो, चाहे डिविजिबिलिटी मेथड से निकाल दो। तो पहले मैं डिविजिबिलिटी मेथड से समझा देता हूँ इसको, क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चनों में डिविजिबिलिटी मेथड किया है। इसके अंदर आप क्या करते हो, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से तब तक डिवाइड करते रहोगे जब तक रिमाइंडर आपके पास 0 ना आ जाए। तो पहले देखो इसको मैंने 1 पे डिवाइड किया तो ये वो भी 32, उसके बाद यहाँ पे आ गया मेरे पास 9, यहाँ पे आ गया मेरे पास 2, टोटल बन गया भी 296। इसके बाद देखो इसको 9 से हम डिवाइड करते हैं तो कितना हो गया 18, 27 और कितना 28। अब यहाँ पे मेरे पास कितना हो गया भाई 8 आ गया। तो भाई ये मेरे पास क्या है, रिमाइंडर। इस रिमाइंडर को क्या करूंगा मैं, डिवाइजर बना दूंगा, और 32 को क्या कर दूंगा मैं, डिविडेंट बना दूंगा। अब यहाँ पे देखो भाई इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, 4 से पूरा पूरा कैंसिल, रिमाइंडर मेरे पास आ चुका 0। तो भाई ये मेरा क्या है, लास्ट डिवाइजर। लास्ट डिवाइजर इज माई HCF। तो ठीक है ना, भाग विधि में इसको क्या कहेंगे भाई, HCF कहेंगे। तो आपका HCF कितना हो गया, 8 हो गया। तो कॉलम कितने बनेंगे, कॉलम कितने बनेंगे, तो कॉलम भी इनके 8 ही बना पाओगे आप इन दोनों के बीच में। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब 8 है। तो यहाँ पे देखो इसी को मैं अल्टरनेट मेथड से कर देता हूँ, ठीक है ना, इसी क्वेश्चन को मैं अल्टरनेट मेथड से कर देता हूँ, जिसको मैं कह देता हूँ प्राइम फैक्टर मेथड। अल्टरनेट मेथड ज्यादा आसान रहेगा। तो यहाँ पे देखो आपके पास 2 नंबर है 616 और कितना भी 32, इनका क्या करना आपने, HCF निकालना है। तो प्राइम फैक्टर मेथड से मैं HCF निकालता हूं। तो देखो 216 को 2 से डिवाइड कर दूं, या पूरा डिटेल से करके दिखा देता हूं, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा नहीं तो देखो प्राइम फैक्टर मेथड इसको कहते हैं। मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आ गया भाई, 308 आ गया। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो 154 आ जाएगा। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो 77 आ जाएगा। उसके बाद फिर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 7 इंटू में 11, ठीक है ना। इनको प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया, ये सारे के सारे क्या प्राइम फैक्टर हैं। उसके बाद देखो 32 को भी मैं प्राइम फैक्टर में तोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कितना लिखा भाई 16, यहाँ पे कितना लिखा 8, यहाँ पे कितना लिखा भाई मैंने 4, ठीक है। अभी मैं इसको ना पूरा शॉर्टकट में करने वाला था तो मेरे को याद आ गया, ठीक है। मैं कॉम्पिटिटिव पढ़ाता हूँ ना तो मेरे शॉर्टकट करने की आदत है थोड़ी। तब मेरे को याद आ गया तो मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, क्योंकि भाई मैडम तो नंबर काट लेगी, मास्टर तो नहीं काटता, बट मैडम काट लेगी। तो अब यहाँ पे देखो भाई मैंने कितना लिख दिया भाई, 5 बार लिख दिया। 2 की पावर कितनी होगी भाई, 5 होगी। यहाँ पे ये मैंने लिख दिया भाई 5 बार। अब भाई प्राइम फैक्टर मेथड के अंदर क्या होता है, आप लोग देखो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 3, ठीक है। ये 2 की पावर कितनी है भाई, ये 2 की पावर है भाई 5, ये 2 की पावर है 5। तो भाई कॉमन जब आप इनके अंदर देखोगे तो मैक्सिमम पावर कितनी कॉमन निकाल सकते हो, 2 की पावर 3 निकलेगी कॉमन। तो इनका HCF कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में कॉमन है क्या, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, 8 कॉमन है बस, ठीक है ना। बाकी तो यहाँ पे नहीं है ना, 2 की पावर 3 तक ही है। तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यहाँ पे भी है, 2 की पावर 5 तक है। तो भाई मेरा HCF कितना हो गया, प्राइम फैक्टर मेथड से मैंने निकाल दिया 8। तो कॉलम कितने बनेंगे, 8 कॉलम बनेंगे। देखो बिल्कुल आसान सी बात है, आप लोगों ने प्रूव करनी है, कुछ भी लेट वेट करके हमने इस बात को प्रूव कर देना है। देखो सो डेट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इधर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1
फॉर सम इंटीजर n। तो भाई इस बात को हम प्रूव करते हैं। तो देखो किस तरह से आप लोगों ने इसको लिखना है। यहाँ पे मैंने लिखा लेट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। मैंने मान लिया अभी x एक पॉजिटिव इंटीजर्स है और इस x का यूज करते हुए मैं आगे 3 नंबर बना देता हूँ। लेट नंबर आर, ये मैंने लिखा भाई 3x, और भी अगला नंबर है 3x प्लस 1, अगला नंबर है 3x प्लस 2। ठीक है ना, ये मैंने 3 कॉन्जुगेटिव लगातार नंबर मान लिए। इनके अंदर जो x मैंने लिया है ना, वो x मैंने क्या लिया है, पॉजिटिव इंटीजर लिया है। ठीक है, अब इस बात को देखो भाई, इस बात को फॉर्म में लेके आते हैं इस फॉर्म में। तो देखो मैंने 3x का मैंने स्क्वायर किया, तो 3x का स्क्वायर करने से मेरे पास आ गया 9x का स्क्वायर। 9x का स्क्वायर मेरे को लेके आना 3m की फॉर्म में लेके आना। तो मैं क्या करूंगा भाई, इसको लिख देता हूं आगे, इस चीज को लिख देता हूं 3 इंटू में 3x स्क्वायर। ठीक है ना भाई, अब मैं क्या करूंगा, इस चीज को लिख दूंगा इज इक्वल टू m। बस मेरे को लिख देना m। ठीक है ना, इस बात को प्रूव करने के लिए। तो यहां पे मैंने लिख दिया वेयर m इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो भाई ये मेरा क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया भाई 3m बन गया। क्लियर है बात, 3m बन गया। तो भाई m का स्क्वायर करा तो 3m के फॉर्म में आ जाएगा मेरे पास। अब आगे देखो, यहाँ पे देखो भाई, मैं तो यहाँ पे कर देता हूँ। देखो यहाँ पे फिर मैंने लिखा भाई 3x प्लस 1, अगले नंबर पे आ गया भाई 3x प्लस 1, इसका मैंने कर दिया भाई होल स्क्वायर। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी मैं लगाऊंगा यहाँ पे, तो ये मेरे पास हो गया भाई कितना, 9x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा भाई b स्क्वायर, और उसके बाद कितना हो जाएगा 6x, ये मैंने लगा दिया। अब इनमें से कॉमन देखो भाई, मेरे को इस फॉर्म में लेके आना है। इस फॉर्म में लेके आऊंगा तो मैं कॉमन क्या निकालूं, 3 को कॉमन निकाल देता हूं इन दोनों में से। इन दोनों में से 3 को कॉमन निकाल दिया तो भाई मेरे पास बच गया 3x स्क्वायर, प्लस में कितना बच गया भाई 2x बच गया, और प्लस में कितना 1 रख गया। अब इस पैटर्न को इस फॉर्म में रखूंगा तो m लेट कर लूं यहाँ पे, बस कुछ नहीं करना, आपने लेट कर लेना है m की वैल्यू यहाँ पे आप क्या लेट करोगे, ये लेट कर लोगे भाई 3x स्क्वायर प्लस में कितना 2x। तो भाई यहाँ पे मैं m रख देता हूँ, ये बन गया भाई 3m प्लस में कितना 1। ठीक है, होगी ये बात प्रूव। दोबारा समझ लो इस बात को। देखो आपने शो डैट करना था, ये प्रूव करना था, ये दिखाना था कि भाई m का जब आप स्क्वायर करोगे ना तो ये इस फॉर्म में आ जाना चाहिए। तो आपने क्या किया, एक पॉजिटिव नंबर मान लिया, इंटीजर मान लिया कितना x, जिसको हमने आगे फिर 3x प्लस 1 और 3x प्लस 2 की फॉर्म में ले लिया। तो यहाँ पे देखो 3x का मैंने स्क्वायर किया तो मेरे पास आ गया 9x स्क्वायर, तो जिसको मैंने तोड़ दिया, 2 भागों में तोड़ दिया। मेरे को चाहिए 3 और m चाहिए, तो मैंने 3 निकाल लिया, बाकी जो भी बच गया उसको m मान लिया, तो ये 3m बन गया। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे मैंने अगला नंबर लिया 3x प्लस 1, तो भाई इसका मैंने स्क्वायर किया तो मेरे पास जो भी आया उसमें से मैंने 3m प्लस 1 की फॉर्म में रखना है। तो भाई मैंने 3 को कॉमन निकाला इन दोनों में से, और जो बच गया उसको m मान लिया, और प्लस में कितना कर दिया 1 कर दिया। तो भाई ये बात यहाँ पे प्रूव हो जाती है कि भाई मैंने इसको m मान लिया, भाई m प्लस 1 आ गया। इसी तरह से आप अगला नंबर लोगे, मेरे पास जगह नहीं है, आपने खुद ने करना है। 3x प्लस 2 उसका होल स्क्वायर करोगे तो आपने 3 ले लेना, उसमें से जो भी कॉमन आएगा उसको m मान लेना, और बाद में भी आपके पास 2 आ जाएगा वहां पे कॉमन, तो भाई ये 3m प्लस 2 बन जाएगा। ये काम आपका। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपके पास, आपको शो करना है, पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर था, अब क्यूब, कि आपने पॉजिटिव एनी पॉजिटिव इंटीजर का क्या करना है, क्यूब। तो आपके पास जो भी फॉर्म आए ना वो इस फॉर्म के अंदर आए, तो आपने इस बात को प्रूव करना है। तो अब यहाँ पे देखो, पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या किया था, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर ये मान लिया था, और उसके बाद मैंने 3 नंबर मान लिए थे अपनी तरफ से, 3 लगातार नंबर। तो मैंने इनके साथ 3 इसलिए रखा था क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मेरे पास क्या था, जो मेरे को प्रूव करना था ना, उनमें 3 था सबके साथ, इसमें मेरे पास 9 है। तो भाई 3 अगर मैं यहाँ पे भी रख लेता हूँ तो मैं 9 बना लूंगा इसको भी। देखो किस तरह से, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ इस बातों को प्रूव। तो यहाँ पे देखो मैंने जो नंबर लिया है वो है मेरे पास 3x, तो इसका मैंने कर दिया भाई क्यूब, तो मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास आ गया 27x की क्यूब आ गया, 27x की क्यूब आ गया। इसको भाई इस फॉर्म में लेके आता हूँ मैं, तो इस फॉर्म में लेके आने के लिए मेरे को चाहिए 9 मैंने निकाल दिया, बाकी मेरे पास बच गया भाई 3x का क्यूब बच गया मेरे पास, 3x का क्यूब। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को कह देना भाई ये m के बराबर है, ये क्या है m के बराबर है, सॉरी q के बराबर है, ये q के बराबर है। तो भाई ये मेरे पास क्या आ गया, 9q के बराबर आ गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेयर q इज इक्वल टू 3
एक्स की क्यूब। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लेट करके बनाना आपने ये चीज़। ठीक है, सोल्व नहीं करनी, पहले से सोल्व है ये चीज़, तो आपने लेट करके इस फॉर्म में लेके आनी है चीज़। अब यहाँ पे देखो अगला नंबर मेरे पास कितना है 3x प्लस में कितना भाई 1, 3x प्लस में कितना 1, इसका मैंने क्या करना है भाई क्यूब करना है। अब आपको पता है ना, यहाँ पे मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब करते तो आपके पास क्या आता है, आपके पास आएगा a का क्यूब, उसके बाद आएगा 3a स्क्वायर b, उसके बाद आएगा प्लस में 3a इंटू में b स्क्वायर, उसके बाद आएगा b का क्यूब। तो ये सारा प्रोसेस आपने यहाँ पे करना है। ठीक है, मैंने समझने के लिए यहाँ पे लिख दिया। तो a का क्यूब करो आप, 9 का क्यूब करोगे तो कितना हो गया भाई 27 हो गया भाई, 27x का स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद देखो, उसके बाद आप क्या करते हो 3 मल्टीप्लाई भी दिया, कितना हो गया भाई 9, तो फिर कितना हो जाएगा 27, ये आ गया आपके पास 27x स्क्वायर। ठीक है ना, 27x स्क्वायर आ गया आपके पास। उसके बाद यहाँ पे आप देखते हो तो भाई ये आपके पास आ जाएगा 9, ये आपके पास आ जाएगा 9x प्लस में कितना कर दिया भाई 9x। इन सब की वैल्यू रख रहा हूं मैं समझने के लिए, फॉर्मूला रख दिया यहाँ पे। ये आपके पास आ गया भाई 9x और यहाँ पे आपके पास आ गया भाई 1, ये आपके पास आ गया भाई 1। आपने इस फॉर्म में लेके आना है आंसर। तो भाई आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो इन ये जो भी टर्म है ना आपके पास, ये जो टर्म है इन सब के बीच में देखो क्या कॉमन निकाल सकते हो आप, 9 कॉमन निकाल सकते हो। तो इनमें से मैंने 9 कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे रख देता हूँ 9। अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो अंदर मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 3x की क्यूब, यहाँ पे मेरे पास बचा 3x का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास बचा x और यहाँ पे बचा +1। तो भाई सिंपल, कुछ भी नहीं करना आपने, 3 क्यूब प्लस 1, तो इसको मान लो भाई ये क्या है, ये आपका क्यू है, बस बात खत्म, ये आपका क्यू है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई वेयर क्यू इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, दिखाई दे रहा है ये, इसको मैंने क्यू के बराबर रख दिया। अब ये प्रूव होगी भाई ये बात। अब ये क्या हो गया मेरे पास 9 इंटू में कितना क्यू प्लस में कितना 1, आगे ये बात। इसी तरह से आगे भी चलो भाई, आगे भी चलो। इस बात को अगले रब करके कर देता हूँ मैं, अब यहाँ पे जगह नहीं है, ये मैंने रब कर दिया था, जगह नहीं थी, तो अब यहाँ पे समझ लो इस बात को। तो भाई यहाँ पे आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है भाई, आप करोगे a का क्यूब, फिर करोगे भाई कितना 3a स्क्वायर इंटू में b, फिर करोगे 3a इंटू में कितना b स्क्वायर, फिर करोगे b का क्यूब। ये चीज आप लोग करने वाले हो। तो यहाँ पे देखो भाई मैं कर देता हूँ, a की वैल्यू यहाँ पे पुट करी तो कितना हो गया 27, x का क्यूब हो गया, प्लस यहाँ पे देखो भाई ये कितना हो जाएगा 9 इंटू में 3, ये कितना हो गया भाई 27x स्क्वायर। ठीक है, और मल्टीप्लाई विद क्या करोगे भाई b भी करोगे तो 54 हो जाएगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा भाई 54x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे लिख दिया मैंने 54। उसके बाद यहाँ पे देखो 3 इंटू में कितना a, तो कितना हो गया 9, यहाँ पे कितना भाई 4, ये हो गया 36x आ जाएगा यहाँ पे आपके पास। और यहाँ पे आप लोग देखते हो आपके पास कितना आ गया भाई 8 आ गया। अब यहाँ पे देखो भाई इन टर्म्स के अंदर आप लोगों को क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, आपको 9 की फॉर्म में लेके आना है, 9 क्यूब प्लस 8, तो 8 को तो छोड़ दो, 8 तो है हमारे पास, तो 9 को कॉमन निकाल लेता हूं मैं। तो 9 को मैंने कॉमन निकाला, यहाँ से देखो तो मेरे पास कितना बच गया 3x का क्यूब बच गया, यहाँ से कितना बच गया 6x का स्क्वायर बच गया, यहाँ से कितना 4x बच गया, और प्लस में कितना आ गया भाई मेरे पास 8 आ गया। अब ये जो टर्म्स थी ना, इस टर्म को गायब कर दो, इसको क्या कर दो q का इक्वल मान लो। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं वेयर q इज इक्वल टू, q को इसके बराबर मान लेता हूँ 3x की क्यूब और कितना था भाई 6x स्क्वायर प्लस में कितना 4x। तो भाई इस फॉर्म में आ जाएगा ये 9q प्लस में कितना 8 की फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है ये बात।